हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड डबल टर्म सेपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन समझेंगे क्या होती है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन मतलब एल और एस का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है किसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। किसकी वजह से होता है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से। जैसे आप लिखते हो टोटल क्वांटम नंबर अगर आपको लिखने हैं तो आप यही लिखते हो J इज इक्वल टू एल प्लस एस। तो स्पिन का इंटरेक्शन किसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड। ये सपोज करा कि ये जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। स्पिन किसके अराउंड मूव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। सेम एज इट इज मैंने सपोज करा कि एल वेक्टर आपके पास यहाँ है तो एल वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेट करेगा आपके पास। तो स्पिन रोटेट कर रही है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अब डबल टर्म सेपरेशन क्या होती है कि ये दोनों टर्म एल और एस दोनों अलग अलग स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करती है। अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, एल का अलग एस का अलग, जिसे आप क्या बोलते हो, डबल टर्म सेपरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम्स की फॉर्म में होगा। तो इसमें आपको प्रूव करना है कि डेल गामा, दैट मीन्स डबल टर्म सेपरेशन डेल गामा इज इक्वल टू 5.82 जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1। इस डेल गामा को आप ये लिख सकते हो डेल गामा 1 माइनस डेल गामा 2। आपको ये टर्म फाइंड करनी है। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है एंड सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। अब इसको कैसे प्रूव करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जब एल और एस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके अंदर इंटरेक्शन हो रही है, और इंटरेक्शन दैट मीन्स एनर्जी आपको फाइंड करनी है। तो दोनों के बीच में एनर्जी की इंटरेक्शन होगी, तो आप उसे क्या बोलोगे, डेल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है आपको। सबसे पहले इंटरेक्शन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब ये इंटरेक्शन एनर्जी आपके पास कैसे निकलेगी, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि जिस स्पीड से मूव कर रही है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ओमेगा से। किसकी वजह से, ऑर्बिटल मोशन की, ओमेगा एल इनटू किसका रोटेशन है, स्पिन का। तो टोटल स्पिन कितनी है हमारे पास, किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ओमेगा एल इंटू एस जेड। ये आपके पास हो गया स्पिन, सॉरी एनर्जी इंटरेक्शन। तो अब इस टर्म्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो ओमेगा एल एस जेड कॉस थीटा फॉर्म लिख सकते हो, और थीटा को आप यहाँ पे लिख सकते हो एल और एस, क्योंकि आप एल और एस की इंटरेक्शंस देख रहे हो, ठीक है। तो एस जेड को मैंने स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से क्या लिखते हो, एस को अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस 1 एच कट ओमेगा एल अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 ऑफ एच कट कॉस ऑफ एल एस। यहाँ पे एस ऑफ एस प्लस 1 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया है एस स्टार से, तो ओमेगा एल एस स्टार एच कट कॉस ऑफ एल एस। आपके पास जो टर्म आएगी वो आ गई आपके पास एनर्जी की, क्या है, ओमेगा एल एस स्टार ऑफ एच कट कॉस ऑफ एल एस, ठीक है, एनर्जी इंटरेक्शन। अब एनर्जी इंटरेक्शन में आपको फाइंड क्या करना है, ओमेगा एल, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। और जो ये एंगुलर वेलोसिटी है, इस जो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेट करेंगी तो उसे आप लार्मर्स थ्योरम भी बोलते हैं। दैट मीन्स आपको सबसे पहले ओमेगा एल फाइंड करना है। ओमेगा एल फाइंड करोगे और किसकी वैल्यूज फाइंड करोगे, एल और एस की। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ओमेगा एल। अब ओमेगा एल कैसे फाइंड होगा, लार्मर्स थ्योरम। लार्मर्स थ्योरम जो बोली गई थी वो थी आपके पास, अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा इज इक्वल टू ई बी अपॉन में 2m, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड डिवाइडेड बाय 2m, जिसे आप क्या बोलते हो, लार्मर्स थ्योरम। लेकिन आप यहाँ पे कौन से केस ले रहे हो, स्पिन के साथ इंटरेक्शन हो रही है, तो दैट मीन स्पिन के लिए क्या लग आपने, जी टर्म, कोई भी कांस्टेंट जो स्पिन के लिए है। अगर ऑर्बिटल्स के लिए होता तो जीएल की वैल्यू 1 होती, और यहाँ पे स्पिन के अराउंड देख रहे हो तो जीएस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट हो जाएगी आपके पास 2 स्पिन, क्योंकि आपके पास एक अप और एक डाउन में, तो 2 EB अपॉन में 2m, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपके पास बनेगा EB अपॉन में m। ये देखो कि आपके पास ओमेगा एल कैसे निकला था, ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 EB अपॉन में 2m।
2 से 2 कैंसिल, EB अपॉन में EM, ये आपके पास क्या आ गई, लार्मर्स थ्योरम। अब ये वाली टर्म्स कहाँ पे पुट करनी है आपको, एनर्जी इंस्ट्रक्शंस के अंदर। एनर्जी इंस्ट्रक्शन में जब पुट करोगे फिर LS की वैल्यू, अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको BB चाहिए, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन किसके अराउंड हो रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड। तो B निकालने के लिए हम देखते हैं क्या करना है आपको इसके अंदर। तो B कैसे निकालोगे, बायोट अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ। क्यों बायोट-सैवर्ट लॉ ही क्यों यूज किया आपने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास वो मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, और किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। उनकी अपनी वेलोसिटी है v इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। जब उनकी अपनी वेलोसिटी है, सर्कुलर वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप क्या बोलोगे, ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस किसके इक्वल है। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसमें करंट भी होगा, और करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड, और किसके अराउंड में रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड में करंट का रिलेशन किस टर्म्स में निकाल सकते हो आप, बायोट-सैवर्ट लॉ के अंदर, और साथ में लेंथ का। तो आपने यहाँ पे क्या अप्लाई करा, बायोट-सैवर्ट लॉ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL इंटू R/r³। अब आपको क्या करना है, IDL की वैल्यू पुट करनी है। IDL की वैल्यूज क्या होगी आपके पास, माइनस ZeV चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू एटॉमिक मास, ठीक है। ये वैल्यूज कहाँ पुट करनी है आपको, इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो, माइनस म्यू नॉट ZeV क्रॉस R में, क्योंकि आपके पास यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय 4 पाई R³। तो आपके पास ये टर्म्स हो गई म्यू नॉट ZE अपॉन में 4 पाई R³। अब देखो यहाँ पे ये टर्म प्लस में आई, प्लस में क्यों, क्योंकि आपने इसकी डायरेक्शंस को रिवर्स कर दिया। पहले टर्म्स V क्रॉस R थी, मैंने इसको रिवर्स करा R क्रॉस V, तो दैट मीन्स पॉजिटिव टर्म। कैसे हुई, जैसे आप लिखते हो I क्रॉस J, I क्रॉस J क्या बनता है, K प्रोडक्ट। इस अगर मैं J क्रॉस I लिखूं, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज में ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ K। इसी तरीके से R क्रॉस V करोगे तो ये टर्म्स माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव टर्म हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ स्पीड भी होगी भाई, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अंदर, तो यहाँ पे तो स्पीड के अराउंड कुछ है ही नहीं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स है आपके पास कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे, मतलब कुछ टाइम लेंगे, ठीक है। तो आपको इसे किसकी फॉर्म में लेकर आना है, C की 4 पाई एप्सिलॉन R³, या फिर इलेक्ट्रॉन परमिटिविटी की फॉर्म में लेकर, कुछ मीडियम में भी तो प्रेजेंट होंगे, वहां पे कोई मीडियम होगा। तो ये टर्म्स इनकम्प्लीट है, तो आप इसे कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट का, C इज इक्वल टू, या फिर ये बोल सकते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। तो यहाँ पे आप म्यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये वाली टर्म्स यहाँ पे पुट करो, तो मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स अकॉर्डिंग टू परमिटिविटी ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली इसमें पुट करनी है। अब इस इक्वेशन को कहाँ पे पुट करना है, ओमेगा एल में। अब देखो अगर इसमें आप m की मल्टीप्लाई और m की डिवाइड कर दो, तो ये किसकी टर्म्स में आ जाएगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में। क्यों, क्योंकि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, दैट मीन्स मोमेंटम कंजर्व होता है ना कंजर्व। तो आप क्या लिखते हो, L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम में L इज इक्वल टू mvr, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो r क्रॉस mv दैट मीन्स आपके पास हो गया टर्म L इज इक्वल टू RMV, और इस कैपिटल L को क्वांटम नंबर्स की टर्म्स में L ऑफ L प्लस 1 ऑफ h कट, और ये वाली टर्म्स L स्टार से रिप्रेजेंट करोगे इनटू ऑफ h कट, ठीक है। इस वाली टर्म्स को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे L स्टार से, सॉरी यहाँ पे टर्म्स किससे रिप्रेजेंट किया आपने, L स्टार से। L स्टार से पुट करने के बाद इस इक्वेशंस को m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड किया आपने इस इक्वेशंस के अंदर, L स्टार h कट आ गया, ये वापस से अगेन इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, तो b की वैल्यूज आ जाएगी आपके पास ZE बाय 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ C स्क्वायर R³ L स्टार ऑफ h कट बाय m, ठीक है। जो टर्म कैंसिल हो रही है आप कैंसिल कर देना, और बाकी टर्म्स जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की आएंगी। अब ये टर्म्स कहाँ पुट करनी है, क्योंकि आपने ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी ओमेगा एल लार्मस थ्योरम के अकॉर्डिंग EB बाय 2m, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन यहाँ पे पुट करोगे,
ठीक है, लार्मा वेलोसिटी में। अब लार्मा वेलोसिटी में क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन और स्पिन का जो रिवॉल्यूशन होता है हमारे पास, जिस स्पीड से मूव कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट मीन्स उसमें कुछ एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो अगर ओमेगा एल का आप निकाल रहे हो, एल इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो म्यू ओमेगा एल कहाँ होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको आप क्या बोलते हो, ओमेगा एल इन अपोजिट। अगर एल वेक्टर इस डायरेक्शन में नेगेटिव में, तो आप ओमेगा एल कहाँ लोगे, इसके जस्ट अपोजिट। तो इस टर्म को इस फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एल भी ओमेगा एल से मूव करे और ये भी टर्म्स किससे मूव कर रही है, ओमेगा एल स्पीड से। तो ओमेगा एल माइनस इस टर्म को मैंने बोल दिया कि ओमेगा एल से ना बोल के ओमेगा आर अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक। इस टर्म को वापस से अगर ओमेगा एल के फॉर्म में लिखोगे तो ओमेगा एल माइनस ये टर्म्स कैसे होगी हमारे पास की, जस्ट हाफ होगी। अगर ये पूरी लेंथ 1 है तो ये हाफ और ये हाफ, तो इस वाले टर्म्स को आप क्या लिख सकते हो, माइनस हाफ ऑफ ओमेगा एल इसकी टर्म्स में। तो ओमेगा एल माइनस हाफ ऑफ ओमेगा एल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्व करो इक्वेशन, हाफ ऑफ ओमेगा एल। और ओमेगा एल की इक्वेशन क्या आई थी, लार्मस थ्योरम, ई बी अपॉन में एम। ठीक है, ई बी अपॉन में एम। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज दोबारा से पुट करो जो आपके पास आपने निकाली है, वो आ जाएगी आपके पास ये ओमेगा एल। अब ये ओमेगा एल की दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी जो आई है, इसको कहाँ पुट करना है आपको, एनर्जी के अंदर। कौन सी एनर्जी में, इंट्रक्शन एनर्जी में। ये देखो इंट्रक्शन एनर्जी आपने क्या निकाली थी, ओमेगा एल इंटू एस कट एस स्टार एच कट कॉस ऑफ एल स्टार एस स्टार। मैंने एल एस लिखा था, आप एल स्टार और एस स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने सारी टर्म्स एल स्टार और एस स्टार की फॉर्म में लिए। जो आपने ओमेगा एल और बी जो निकाला है उन सब की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। ओमेगा एल की टोटल वैल्यूज यहाँ पुट करो, ये टर्म्स। अब ये आ गई आपके पास इंट्रक्शन एनर्जी। अब आपको क्या निकालना है, वेव टर्म्स फाइंड करनी है। वेव टर्म्स होती है आपके पास जिसको आप डेल गामा से लिखते हो या फिर 1/लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हो। जितनी इंट्रक्शन एनर्जी आपने निकाली है, नेगेटिव ऑफ इंट्रक्शन एनर्जी डिवाइडेड बाय HC। ठीक है, अब ये टर्म्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। अब आपको क्या फाइंड करना है, cos LS। पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है cos LS की, और यहाँ पे 1/r³ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों वैल्यूज कैसे लिख, यहाँ पे जो 1/r³ आप फाइंड करोगे वो फाइंड करोगे परटर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। परटर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यूज है ये आपको लर्न रखनी पड़ेगी। Z³ डिवाइड बाई A0³ N³ L। ये टर्म याद कैसे रखोगे, Z अपॉन में A0³ N³, ये तीनों टर्म्स क्यूब की फॉर्म में है। L+0 L+½ L+1। A0 जो है वो बोहर रेडियस है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N, L इज द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो आप। Z इज एटॉमिक नंबर। अब ये तो 1/r³ की जो वैल्यूज आई हैं वो इस वाली इक्वेशन में पुट करो। सेम एज इट इज आपको अब क्या निकालना है, cos LS निकालना है। अब cos LS निकालने के लिए आप क्या करोगे, सॉरी LS ऑफ cos LS फाइंड करोगे। LS cos LS कैसे निकालोगे यहाँ पे, अब देखो कि आप और L और S को जब इंट्रक्शन करा रहे हो तो इसे ये लिख सकते हो J इज इक्वल टू L+S, लिख सकते हो इस टर्म को। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे स्क्वेयर कर दूं तो स्क्वेयर करने पे क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म चल रही है और वेक्टर फॉर्म में J² इज इक्वल टू L² प्लस में S² प्लस में 2LS ऑफ cos थीटा, जिससे रिजल्टेंट में फाइंड किया था आपने L² A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। और cos थीटा किसकी फॉर्म में आपके पास, LS की फॉर्म में। तो यहाँ से आप LS cos LS निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार से रिप्रेजेंट, तो आप स्टार से रिप्रेजेंट कर लो। और LS स्टार S स्टार की वैल्यूज आप यहाँ से निकालो, J² माइनस L² माइनस S² डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से ये वैल्यूज निकालोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस L² प्लस S² डिवाइड बाई 2। ये वाली टर्म्स आपके पास इस फॉर्म में आ जाएंगी, माइनस S² बाई 2। अब ये दोनों वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, सेम इंट्रक्शन एनर्जी के अंदर। दोनों इंट्रक्शन एनर्जी में जब आप पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज इस फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, अब इस फॉर्म में मिलने के बाद आपके पास आपको करना क्या है, इसके अंदर जो A0³ है, यहाँ बोहर रेडियस है और इस बोहर रेडियस की यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे जो A0 है वो आपके पास बोहर रेडियस है और यहाँ पे जो बोहर रेडियस है A0, इसकी वैल्यूज आप पुट करोगे और इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन एटम जो A0 होती है वो वैल्यूज होगी आपके पास N² H∈0 डिवाइड बाय M पाई ZE²। A³ दिया, इसका क्यूब निकालो, क्यूब निकाल के इस इक्वेशन में पुट करो। आप पुट करने के बाद आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 8πmH के मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी।
ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। बस आपको याद रखना है कि ये आपको कांस्टेंट मान लिया है आर अल्फा स्क्वायर और बाकी टर्म एज इट इज है। ठीक है, आर जो है वो यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज आप ये लिखते हो। अगर वैल्यूज याद नहीं है तो आर की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 1.097 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, या फिर आर्मस्ट्रांग में इतनी वैल्यूज, या फिर सेंटीमीटर में आप लिख सकते हो इस टर्म को। और अल्फा की वैल्यूज आपके पास ये हैं, दैट मीन्स एक कांस्टेंट टर्म है, अनदर कांस्टेंट टर्म। तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएगी इंट्रक्शन एनर्जी की HC की फॉर्म में, HC आर अल्फा स्क्वायर। अब इस इंट्रक्शन एनर्जी को आपने क्या निकालना है, वेव नंबर्स निकालने हैं। वेव नंबर या वेव टर्म फाइंड आउट करने के लिए इंट्रक्शन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव डिवाइडेड बाय HC। तो आप जब ये करोगे तो आपके पास क्या, ये वैल्यूज पुट करो, HC से HC कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये वाली टर्म्स बचेगी। और यहाँ पे जो आपके पास इंट्रक्शन ये टर्म्स आई है, आपके पास जो टर्म वैल्यूज निकाली है या वेव नंबर्स जो आपने फाइंड किए हैं, इसमें आप क्या करोगे, इस टर्म को अनदर कांस्टेंट पुट कर लोगे। इसको मैंने बोल दिया अनदर कांस्टेंट टर्म a डैश और बाकी टर्म j स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो a डैश की वैल्यू आपके पास टोटल ये हो जाएगी। तो ये आपके पास आ गया टर्म वैल्यूज। टर्म वैल्यूज को याद रखना जरूरी है, आपके हर डेरिवेशंस में काम आने वाला है ये। तो इंट्रक्शन टर्म आपके पास क्या आ गई है, डेल गामा इज इक्वल टू a j स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास वेव टर्म्स जो आपने स्पिन ऑर्बिट या फिर स्पिन ऑर्बिट इंट्रक्शन एनर्जी। अब आपको क्या फाइंड करना है, हाइपोथेटिकल सेंटर की फॉर्म में अगर किसी भी टर्म्स को आप निकालते हो तो आप यही लिखते हो ना, डेल गामा इज इक्वल टू डेल गामा 1, अगर आप 1 प्लस डेल गामा 2 इस तरीके से लिखते हो फाइंड स्ट्रक्चर। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स गिवन है तो आप सभी टर्म्स को ऐड कर देते हो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। अगर फाइंड करना है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, डेल गामा नॉट 1 प्लस 2। तो यहाँ से आपको 2 निकालना है या 1 निकालना है, वो वैल्यूज आप निकाल सकते हो। डेल गामा इज इक्वल टू डेल गामा नॉट माइनस डेल गामा, आप इसे 1 और 2 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको निकालना है कि ये जो टर्म्स आई है, ये एल की वैल्यूज आप पुट करके देखोगे इस वाली इक्वेशंस में। एल की वैल्यूज कितनी होती है आपके पास, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से होती है। ठीक है, अब 0 1 2 3 4 5 होगा तो 0 को आप किसके लिए लिखोगे, s ऑर्बिटल के लिए, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड 3 को f ऑर्बिटल के लिए। तो हमने सबसे पहला केस लिया है यहाँ पे p ऑर्बिटल्स का, क्योंकि अगर s ऑर्बिटल की वैल्यूज निकालोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो हमने डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से कंसिडर करा है। तो l की वैल्यू L1 पे कौन सा ऑर्बिटल है, p डबलेट। तो यहाँ पे p डबलेट, p के लिए l की वैल्यू 1, स्पिन इज ऑलवेज हाफ। और j की वैल्यूज कैसे फाइंड आप कर सकते हो, यहाँ पे j इज इक्वल टू जो वैल्यूज होगी l प्लस s से लेके l माइनस s या फिर l माइनस s से लेके मिनिमम टू मैक्सिमम, आप ये टर्म्स लिख सकते हो। इस टर्म को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, j इज इक्वल टू l माइनस s से लेके l प्लस s, ये टर्म लिख सकते हैं। s की वैल्यूज आपको पता है, l की वैल्यूज पता है, दोनों की वैल्यूज पुट करो, आपके पास j की वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये वाली टर्म्स 3/2 और 1/2 कहाँ पे पुट करनी है, एक बार j 3/2 L1 s हाफ इस वाली इक्वेशन में पुट करो आप, डेल गामा में j स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बाई 2 में। देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है इस टर्म का, यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना। सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन j स्क्वायर जो टर्म है इस टर्म को आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिख देती हूँ j स्क्वायर को j ऑफ j प्लस 1, एल स्क्वायर को एल ऑफ एल प्लस 1 माइनस एस ऑफ एस प्लस 1 डिवाइड बाय 2 की इस तरीके से रखना है। कहीं आप ऐसा करो कि एल जे 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर, तो वो टर्म्स गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे हो, इंट्रक्शन इन क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएगी 3/2 में सॉल्व करके 1/2 a डैश। इसी तरीके से एक बार j की वैल्यू 1/2 पुट करनी है तो आपके पास j की वैल्यू ये टर्म्स आ जाएगी माइनस a डैश। डिफरेंट डबलेट्स के लिए आपको निकालनी है। एक बार आपने 2-3 केसेस निकाल के दिखा दो, एक बार p के लिए निकाल दिया आपने 1 के लिए, एक बार 2 और 3 के लिए भी निकाल दो। 2 के लिए आपके पास d डबलेट होगा और d में स्पिन कितनी होगी आपके पास हाफ। j की वैल्यूज निकालो l माइनस s से l प्लस s, तो आपके पास क्या होगा 2 माइनस हाफ से 2 प्लस हाफ। 2 माइनस हाफ मीन्स हाफ प्लस 2 प्लस हाफ मतलब 5/2, तो 1/2 से लेके 5/2 कितने होंगे इसमें केसेस टोटल, एक मिनट, 2 माइनस हाफ से लेके
2 प्लस हाफ, तो आपके पास कितना बनेगा, सॉरी 3/2 और 5/2 केस बनेंगे, 1/2 नहीं होगा। तो 3/2, एक बार जे की वैल्यू 3/2 L2 S हाफ, अगेन किस फॉर्मूले में पुट करनी है आपको, इस वाले फॉर्मूले के अंदर। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, गामा इज इक्वल टू A डैश, J इज इक्वल टू 5/2 के लिए, और एक बार इक्वेशन आ जाएगी J इज इक्वल टू -3A/2 जब आपने 3/2 पुट का होगा। सेम एज इट इज आपको F डबलेट के लिए करना है। S स्टेट के लिए आप क्यों पुट नहीं कर रहे, देखो ये रीजन लिखा हुआ है कि L की वैल्यू 0 है, गामा फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि हम डायरेक्टली आप हाइपोथेटिकल सेंटर से स्टार्ट करते हो ओरिजिन से, तो ओरिजिन से स्टार्ट करने पर जो S के अंदर स्प्लिटिंग नहीं होती है। L S के अंदर कॉम्बिनेशन कब होगा, जब S की वैल्यू हाई होगी, ओरिजिन पे तो कोई भी इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, इसलिए S को कंसिडर नहीं करा इस केस में। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसके अंदर एनर्जी आपने निकाल दी, क्या क्या निकाला आपने, इंट्रक्शन एनर्जी निकाली सबसे पहले, फिर उसे किसके टर्म्स में, वेव टर्म्स में लिखा, फिर उसके बाद केसेस लेके आपने सॉल्व कर दिए, SPD लेके इनकी वैल्यूज फाइंड करी। अब आपको इसके अंदर स्पिन ऑर्बिटर के अंदर 2 केस हैं, कौन कौन से, या तो वो केस पेनिट्रेटिंग है या वो केस नॉन पेनिट्रेटिंग है। और पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग में आप कैसे समझोगे, नॉन पेनिट्रेटिंग का मतलब है ये आपके पास न्यूक्लियस कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करे लेकिन इस कोर को बिना टच करे क्रॉस हो जाए, तो उसे आप बोलोगे नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। और पेनिट्रेटिंग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए इसके इनसाइड कोर को टच करते हुए जाए, दैट इज पेनिट्रेटिंग। तो सबसे पहले हमने केस लिया नॉन पेनिट्रेटिंग का। नॉन पेनिट्रेटिंग के अंदर स्पिन आपके पास हाफ ही रहेगी, तो आप जे को क्या लिखते हो, जे इज इक्वल टू L माइनस S से लेके L प्लस S लिखते हो ना, ये टर्म्स स्पिन आपके पास क्या है, हाफ ही रहनी है, चाहे आप पेनिट्रेटिंग या नॉन पेनिट्रेटिंग कोई सा भी केस लो। तो एक बार L प्लस हाफ और एक बार L माइनस हाफ, तो L प्लस हाफ और L माइनस हाफ आपको कहाँ पुट करनी है, ये दोनों इक्वेशन सेम जो आपने वेव टर्म्स निकाली थी, A J ऑफ J प्लस 1, ठीक है, क्या निकाली थी फॉर्म, J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर बाई 2। मैंने बोला यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, टर्म्स को किस फॉर्म में लिखोगे, J ऑफ J प्लस 1 माइनस L ऑफ L प्लस 1 माइनस S ऑफ S प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार J की वैल्यूज आप लोगे L प्लस हाफ और नेक्स्ट टर्म के लिए J की वैल्यू लोगे L माइनस हाफ। दोनों वैल्यूज को सॉल्व करो, सॉल्व करके देखना तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएगी A डैश L बाई 2 और ये टर्म्स आएगी माइनस A डैश L प्लस 1 बाय 2। अब ये दोनों वैल्यूज आपके पास क्या आई हैं, अलग डिफरेंट हैं दोनों वैल्यूज। तो मैं इस टर्म को बोल दूं कि आपके पास जेल गामा 1 है और ये टर्म्स जेल गामा 2, ठीक है। अगर डबलेट टर्म सेपरेशन फाइंड आउट करना है, अब आपको डबलेट टर्म मिल गई ना, आपने एक केस नॉन पेनिट्रेटिंग के अंदर डबलेट टर्म मतलब 2 टर्म आपको फाइंड हुई है, एक हुई है L पॉजिटिव में, एक हुई है नेगेटिव में। तो आप इन दोनों टर्म्स को क्या करते हो कि हायर टर्म में से लोअर टर्म माइनस करते हो। अगर आपको फाइंड करना है, अगर मैंने बोला कि वेव इंट्रक्शन फाइंड करने डेल गामा, तो आप कैसे लिख सकते हो, डेल गामा 1 माइनस डेल गामा 2 या डेल गामा 2 माइनस डेल गामा 1। जो हायर टर्म्स है वो फर्स्ट पे सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर उसके बाद आपके पास क्या लिखा जाएगा, शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, डेल गामा इज इक्वल टू डेल गामा 1 माइनस डेल गामा 2। 2 माइनस 1 भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो टर्म्स लिखोगे वो हायर ऑर्डर टर्म्स होगी माइनस लोअर टर्म। तो हायर ऑर्डर टर्म्स आपके पास क्या है, AL बाई 2 माइनस ऑफ माइनस A डैश L प्लस 1 बाई 2, दैट मीन्स दोनों टर्म्स क्या हो गई, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों क्या होगी, ऐड। देखो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, गामा 1 माइनस गामा 2, दोनों की वैल्यूज पुट करो, पुट करने पे आपके पास जो सॉल्व होकर इक्वेशन मिलेगी वो इस फॉर्म में आएगी। तो आपके पास यहाँ पे A डैश L प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे A डैश की वैल्यूज पुट करो, A डैश की वैल्यूज आपके पास क्या आई थी, R अल्फा स्क्वायर Z 4 N क्यूब L L प्लस हाफ L प्लस 1 L प्लस हाफ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में L प्लस हाफ से L प्लस हाफ कैंसिल, तो आपके पास टर्म्स क्या रहेगा ये, और यहाँ पे जो R है R अल्फा स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होगी, 5.82 होती है, इसकी 1.097, तो इसकी आपके पास होगी 2 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज जो होती है 5.82 के अप्रोक्सीमेट सॉल्व होकर आती हैं। तो आपके पास ये आ गया डेल गामा या डबलेट टर्म सेपरेशन बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। आपको यही प्रूव करना था। यहाँ पे टर्म्स किसकी फॉर्म में, जेड की फॉर्म में। लेकिन अगर मैं इस टर्म को बोल दूं कि मुझे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की टर्म्स में लिखना है, स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर
आप ये कंसिडर कर सकते हो कि स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स की डबल टर्म सेपरेशन में अगर कोई और टर्म और ऐड हो जाए तो दैट मीन्स वो टर्म्स क्या हो जाएगी, आउटसाइड टर्म माइनस इनसाइड टर्म। तो जेड माइनस सिग्मा इस टर्म को, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को जब भी आपके पास आएगा तो उसे माइनस सिग्मा और उसकी पावर 4 एटॉमिक नंबर के साथ नेगेटिव टर्म्स में लिख देना। आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। और इस फॉर्मूले में आपसे क्या पता चल रहा है आपको कि सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है, एंड डेल गामा इज द डबलेट टर्म। तो इस इक्वेशन से क्या पता चला कि अगर जैसे आप जेड की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपके पास क्या इंक्रीज होगा, ये वाली टर्म्स डबलेट टर्म सेपरेशन इंक्रीज, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एल को इंक्रीज करते हो, सॉरी अगर आप एन को इंक्रीज करते हो तो इस पे ये डिक्रीज होगी टर्म्स, और ये टर्म डिक्रीज हो रही है तो ये वाली टर्म्स इंक्रीज होगी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम एज इट इज एल पे भी डिपेंड करेगा ये, या तो एल की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर एल की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। एस एन अगर डिक्रीज हो रही है तो एस एनर्जी स्टेट्स के लिए आप फाइंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंक्रीजिंग में आप 1 से लेके मतलब एस से लेके इंक्रीज करते जा रहे हो वैल्यूज को। तो आपके पास ये था डेल गामा सेपरेशन, सॉरी डबलेट टर्म सेपरेशन। केस था नॉन पेनिट्रेटिंग। सेम एज इट इज आपको फाइंड करना है पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के अंदर। पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स में आप कैसे निकालोगे, पेनिट्रेटिंग का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की कोर को टच करते हुए जाते हैं, तो दैट मीन्स वो आपके पास होते हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। और उस पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स में अभी आपने जो फॉर्मूला निकाला है डेल गामा, आर अल्फा स्क्वायर जेड 4 अपॉन में एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1, ठीक है, ये टर्म्स लिखनी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास जब आउटसाइड और इनसाइड को, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इसकी कोर को टच करते हुए, तो आउटसाइड अलग होंगे और इनसाइड आपके पास क्या होगा, अलग होगा, सेपरेशन। तो जब आउटसाइड और इनसाइड अलग है तो आउटसाइड को मैं डेल गामा नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है और इनसाइड वाली टर्म्स को डेल गामा आई से, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इनका अकॉर्डिंग टू टाइम, तो ये मूव करके भी मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आउटर के लिए डिवाइड बाय टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कितना डिस्टेंस हुआ इसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। सेम एज इट इज इनसाइड के लिए फाइंड करोगे, इनसाइड के लिए आपके पास यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मूव करने में कितना टाइम ले रहा है इनसाइड में, टी डिवाइड बाय उसका टोटल टाइम। तो सेम एज इट इज डेल गामा को कैसे लिख सकते हो आप, ये मैंने क्या बोला था, डेल गामा को क्या लिखते हो, डेल गामा 1 प्लस डेल गामा 2, दोनों टर्म्स को ऐड करते हो, आउटसाइड टर्म प्लस इनसाइड टर्म। तो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो डेल गामा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप आउटर ऑर्बिट टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, प्लस डेल गामा 2 के साथ इनर ऑर्बिट टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो अब आपको टोटल टाइम और इनर टाइम कैसे मेजर करना है यहाँ पे, कि इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। टोटल टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू आउटर टाइम, तो वो टर्म होगा आपके पास एन क्यूब एच क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर me4 जेड स्क्वायर, ये टर्म्स। और इनसाइड के लिए भी ये टर्म बिल्कुल सेम होगी, बस टी आई के इक्वल आपको लिखना है। इन दोनों टर्म्स को कहाँ पुट करोगे, इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में जब दोनों टर्म्स को आप पुट कर रहे हो तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे आपके पास डेल गामा नॉट था, डेल गामा नॉट की वैल्यूज आपने इस वाले फॉर्मूले से निकाली थी, क्वेश्चन नंबर पहले वाली जो आपने लिखा था, डेल गामा नॉट जो निकाला था वो वैल्यूज यहाँ पुट करो। टी नॉट की वैल्यूज ये रही, यहाँ पे पुट करो, डिवाइड बाय टोटल टाइम, आउटर ऑर्बिट टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट मीन्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। प्लस में डेल गामा आई, अभी इंट्रोडक्शन आपने किसकी फॉर्म में निकाली थी, आर अल्फा स्क्वायर जेड 4 डिवाइड बाय एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1 की फॉर्म में। ये टर्म्स मल्टीप्लाई में टोटल टाइम इनर के लिए डिवाइड बाय टोटल टाइम, इनर ऑर्बिट टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इनर ऑर्बिट टाइम आपके पास क्या है, ये वाली टर्म्स डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इनमें से इस टर्म को यहाँ पे पुट करो डिवाइड बाय ये वाली टर्म्स, दोनों में से कैंसिल आउट करो, जो टर्म कैंसिल आउट होकर आपके पास क्या बचेगी इक्वेशन, एन आई क्यूब डिवाइड बाय एन नॉट क्यूब जेड स्क्वायर डिवाइड बाय जेड आई का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आर इन दोनों में से कॉमन टर्म्स निकालनी है। कॉमन टर्म्स निकालने के बाद आपके पास ये टर्म्स रह जाएंगे, इसमें से
आपको क्या करना है, आर अल्फा स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर अगेन कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद आपके पास सेम ये वाली टर्म्स आउटर ऑर्बिट प्लस इनर ऑर्बिट एटॉमिक नंबर। तो अगर आपके पास ये हैवी एलिमेंट है तो आउटर वाला पार्ट जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन होगा इनर पार्ट से। मैंने दो केसेस लिए हैं इसके अंदर, आप ये भी ले सकते हो कि आउटर पार्ट इज मच मोर ग्रेटर और इनर पार्ट इज मच मोर ग्रेटर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है डीपेस्ट पेनिट्रेशन के लिए कि इनसाइड की जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा है, क्योंकि टच कर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं आपके पास कोर को टच करते हुए, तो इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी दोनों की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कहाँ पे, इनर पार्ट्स में। आउटर पार्ट्स में तो सिर्फ इसकी अलग ही एनर्जी है, अगर सपोज करो इसकी एनर्जी 1 है आउटर पार्ट्स के लिए, ठीक है, और इनर की 2 है, तो दोनों तो सेपरेटली हो गई ना, तो ज्यादा कहाँ पर होगी, इनसाइड में। तो फर्स्ट केस इसलिए सिर्फ डीपेस्ट इन पेनिट्रेशन के लिए लिया है इसने कि जेड आई इज मच मोर ग्रेटर देन जेड नॉट ई, मतलब एटॉमिक नंबर इनसाइड का मच ग्रेटर आउटर से। तो इस वाली टर्म्स में से जेड नॉट वाली टर्म्स कैंसिल, मतलब नेग्लेक्ट हो जाएंगे। जेड स्क्वायर वाली टर्म्स को सिर्फ जेड आई स्क्वायर रहेगा, आर अल्फा स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1 इंटू जेड आई का स्क्वायर। तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएगी। और फिर आप क्या अगर आपको ये टर्म स्क्रीनिंग कांस्टेंट की टर्म्स में लिखनी है तो मैंने बोला था जेड की जगह जहाँ पे जेड है वहां पे माइनस सिग्मा कर दो। तो जेड नॉट स्क्वायर आउटर इनर पार्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज, जेड नॉट माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सिग्मा आई का होल स्क्वायर एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1। ये आ गई आपके पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, वहां पे आर अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यूज आपने पुट की थी वो क्या लिखा था 5.82 आप लिख सकते हो, और जेड माइनस सिग्मा की वैल्यूज कितनी आई थी 4, यही तो वैल्यूज आई थी 5.82 जेड माइनस सिग्मा 4 डिवाइड बाय एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1। और पेनिट्रेटिंग के लिए यही टर्म्स किसकी फॉर्म में लिख दी, इसका आउटसाइड का स्क्वायर और जेड माइनस सिग्मा इसका स्क्वायर, तो टर्म भी तो टर्म फॉर्म में है, ठीक है। तो ये पेनिट्रेटिंग के लिए केस था, और उससे पहले जो केस किया था वो आपने नॉन पेनिट्रेटिंग के लिए। एंड आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं, एंड थैंक यू सो मच।